नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। लेबनान पे जो हमला परसों हुआ था वो आपको पता है, उसके बारे में मैंने बात की थी। कल फिर एक हमला हुआ जिसमें वॉकी टॉकी, पेजर्स और मोबाइल जो फोन्स थे उनमें हमला हुआ। एक तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी। परसों के हमले में मारे गए एक सैनिक की लाश जा रही थी, एम्बुलेंस में लेकर वो लोग जा रहे थे कफन दफन के लिए, और उसी समय एक और ब्लास्ट हो गया। यानी कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि इजराइल ने वहां पर बहुत डीप पेंट्रेशन किया है हिजबुल्लाह की जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर। डिवाइसेस के बारे में कल मैंने बताया था कि पहले कहा गया ताइवान से बनी है, फिर कहा गया हंगरी से बनी है, यानी कि यूरोपियन एक कंट्री से बनी है। अब उसके बारे में और डिटेल्स आ रही हैं और इजराइल के अखबार जेरूसलम टाइम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करके लिखा है कि ये जो कंपनी थी जो जिसने पेजर बनाया था वो बेसिकली एक सेल कंपनी थी इजराइल की अपनी, यानी वो हंगरी में ऑपरेट कर रही थी। उस कंपनी का ब्रांड नेम है ताइवान का, बन रहा था हंगरी में, और कंपनी की मिल्कियत जो थी वो इजराइल के पास थी। यानी ये लंबी प्लानिंग थी कि जहां से हिजबुल्लाह अपने पेजर्स मंगवा रहा था उस कंपनी पर ही कब्जा किया गया, उसको खरीदा गया और ये सारा कुछ किया गया। तो एक बार हम सबको सोचना पड़ेगा कि रोज जो हम अपने पॉकेट में मोबाइल लेकर चलते हैं वो मोबाइल कितनी जिंदगी है और कितना खतरा है। आज सारी दुनिया में मोबाइल जिन कंट्रीज से खरीदे जा रहे हैं हम जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर छोटा से छोटा आदमी देश का मोबाइल लेकर चलता है। एक क्लिक से कैसे हम सबको मारा जा सकता है। मोबाइल की दुनिया कैसी बनी है, कितनी उसने हमको सुविधाएं दी हैं और कितना हमारा नुकसान किया है, ये एक बार सोचा जाना चाहिए। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां मेक इन इंडिया की बात की जाती है, यानी यहां सिर्फ पार्ट्स बनते हैं, चीजें बाहर से बन के आती हैं, ये सोचना होगा कि ये चीजें कितनी खतरनाक हैं। और खास तौर पे जहां जंग चल रही है वहां पर तो इन लोगों को सोचना ही होगा कि ये सारी चीजें जो खरीदते हैं उसमें आगे से खास ख्याल रखें। लेकिन अभी जो नुकसान होना था वो नुकसान तो हो ही गया। एक बड़ी खबर कल आई यूएन से, यूनाइटेड नेशन से एक बड़ी खबर आई और वाकई बड़ी खबर है। 6 महीने में दूसरी बार इस तरह की खबर आई है। वहां पर जो जनरल असेंबली है उसमें एक वोटिंग हुई और ये वोटिंग थी, इसके लिए प्रपोजल आया था, कई सारे देशों ने ये प्रपोजल दिया था और प्रपोजल ये था कि इजराइल 6 महीने के भीतर फलस्तीन की जो कब्जा की हुई जमीन है उसको खाली करे, खास तौर पे वेस्ट बैंक में जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको खाली करे। और इसके लिए बेस बनाया गया था आईसीजे का जो इंटरिम आदेश आया था उसको। ये बात जब आईसीजे का आदेश आया था तब भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था कि यह आदेश तुरंत में लागू ना हो, लेकिन लंबे समय तक इजराइल को चुभता रहेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यह प्रपोजल आने के बाद इजराइल बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस तरह के प्रपोजल्स का लगातार आना, और इस प्रपोजल में जो सबसे बड़ी बात है कि 70 साल में, 80 साल में पहली बार यूनाइटेड नेशन से कोई ऐसा प्रपोजल गया है जिसमें इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात है। इसके पहले सैंक्शन का जब भी नाम आए तो उन्हीं मुल्कों का नाम आता था जो अमेरिका के खिलाफ हैं, जो अमेरिका के साथ के मुल्क थे, उनके ऊपर सैंक्शन की कोई बात नहीं आती थी। और जिस तरह की वोटिंग हुई है वो देखिए, इसके खिलाफ केवल 14 लोगों ने वोट किया है। 14 में एक तो इजराइल हो गया, यानी 13 लोगों ने वोट किया है। 13 कंट्रीज में एक अमेरिका को छोड़कर कोई बड़ी कंट्री शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा हैरतनाक खबर यह है कि इसमें कनाडा जैसी कंट्री शामिल नहीं है, इसमें ब्रिटेन नहीं शामिल है, इसमें फ्रांस नहीं शामिल है, इसमें जर्मनी नहीं शामिल है। यानी यूरोप के जो मुल्क हैं वो इस बार खिलाफ नहीं है। हालांकि ज्यादातर मुल्कों ने एब्सटेन करना चुना, एब्सटेन कर गए वहां से, लेकिन खिलाफ वोट भी तो दे सकते थे, खिलाफ वोट नहीं दिया। कारण क्या है? कारण है आईसीजे का वही फैसला। आईसीजे की रिट इन सारी कंट्रीज में लगती है और कोई भी वहां पर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बाहर निकल आया। थोड़ी सी एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए मुश्किल ये होती है, मुझे थोड़ा सा दर्द ये होता है कि ऐसे मौके पर कोई स्टैंड लेने की जगह हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने भी बाहर निकल आना मुनासिब समझा। न वो फेवर में थी ना खिलाफ थी, वो बाहर निकल आई। और बाहर निकलने का मतलब कुल मिला जुला के खिलाफ होना होता है। तो ऐसे मुद्दे पर 6 महीने पहले जब वोटिंग हुई थी तो हिंदुस्तान ने फेवर में वोटिंग की थी, लेकिन इस बार वो एब्सटेन कर गए। समझ में ही नहीं आता है कि हमारी कोई इंटरनेशनल पॉलिसी है या बस ऐसे ही हम कभी भी कुछ करते रहते हैं।
अब अगर आप ये सोचिए कि इसका कोई असर नहीं हुआ है, तो यह बात कल ही गलत साबित हो गई। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां पर फलस्तीन के फेवर में बोलना भी अपराध है, जहां जो लोग फलस्तीन के फेवर में जुलूस निकालते हैं या इजराइल के खिलाफ जुलूस निकालते हैं उनको एंटीसेमेटिक कह के गिरफ्तार किया जाता है, लाठियां चलती हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत बार बता चुका हूं। इसके साथ ही जर्मनी वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा हथियार भेज रहा था इजराइल को अमेरिका के बाद, यानी सबसे ज्यादा हथियार जाते हैं अमेरिका से, उसके बाद यूके और जर्मनी का नंबर आता है। यह खबर आज पूरी वेस्टर्न मीडिया में और इजराइल की मीडिया में भी है, मिडिल ईस्ट की दूसरी मीडिया में तो है ही, कि जर्मनी ने यह फैसला लिया है कि अब वो इजराइल को हथियार नहीं भेजेगा। यह खबर भले एक लाइन में मैंने सुना दी, लेकिन यह खबर बहुत बड़ी है और इजराइल के लिए एक झटका है। आप जानते हैं इजराइल लगातार बाहर से मंगाए हुए हथियारों के भरोसे रहता है, अमेरिका लगातार उसको हथियार भेज रहा है। यूके में बहस चल रही है कि हथियार भेजना बंद किया जाए और कई सारे हथियार के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा रहे हैं। अब यूके में भी प्रेशर पड़ रहा है कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी कैंसिल किया जाए, और जर्मनी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुका है। तो अगर यूके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो अब उसके पास हथियारों का सिर्फ एक सप्लायर रह जाएगा और वो रह जाएगा अमेरिका। और आप जानते हैं कि यूक्रेन वार का मामला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है कि उसको यूक्रेन को भी हथियार देने हैं, उसको यूक्रेन को भी पैसा देना है। नाटो कंट्रीज अगर शामिल होती हैं तो नाटो कंट्रीज की भी उसको मदद करनी पड़ेगी। ऐसे में इजराइल की मदद वो कितनी और कब तक कर पाएगा, फाइनेंशियल मदद की मैं बात कर रहा हूं, ये देखने वाला मामला होगा। और अगर यहां ले जाकर वो यूक्रेन को डंप करता है तो उसकी अपनी इमेज पर भी काफी धक्का लगेगा। तो जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना एक बड़ी खबर है, और यह खबर, इस खबर के पीछे जो कुछ है वो है यूएन की जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन, जिसमें सीधे सीधे इजराइल को कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जो जमीनें उसने कब्जा की हैं उन जमीनों से वापस आए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दूसरे मुल्कों से कहा गया है कि वो सैंक्शन लगाएं। अब अमेरिकन और यूरोपीय मुल्कों से तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन बाकी मुल्क जिसमें मिडिल ईस्ट के मुल्क भी शामिल हैं वो सैंक्शन लगा सकते हैं। आपको हंसी आ सकती है कि मिडिल ईस्ट के सैंक्शन का क्या असर पड़ेगा, वो इसलिए कि आप नहीं जानते हैं कि इजराइल में जो ऑयल की सप्लाई होती है वो मिडिल ईस्ट से ही होती है, और अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ऑयल सप्लाई करना बंद किया या कम किया तो इजराइल के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। रशिया से उसको तेल मिलेगा नहीं, और अगर मिडिल ईस्ट से भी मिलना बंद हो गया तो इजराइल के लिए यह बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बयान आया है और बहुत ठोस बयान आया है, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उनका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ कोई रिश्ता, नॉर्मल रिश्ता हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक फलस्तीन को आजाद मुल्क नहीं घोषित किया जाता है और साथ में जेरूशलम को उसकी राजधानी नहीं बनाया जाता है। अब देखिए हुजूर, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि इजराइल से तब तक कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं बनेगा जब तक फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित किया नहीं जाता है। यह हिस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका लगातार यह प्रेशर बना रहा था सऊदी अरब पे कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते सुधारे, और कहा यह जाता है कि अगर 7 अक्टूबर नहीं हुआ होता और इस तरह की बातें नहीं होती तो सऊदी अरब इजराइल के साथ अभी तक अपना नॉर्मल रिश्ता बना चुका होता, यानी एम्बेसी वहां खुल गई होती, एम्बेसी वहां खुल गई होती। जो रिलेशन होते हैं 2 मुल्कों के बीच में, वो रिश्ते 2 मुल्कों के बीच में, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बन गए होते। तो अब यह शर्त उन्होंने सीधे सीधे रख दी। इसके पहले आप जानते हैं कि यूएई से भी ऐसा ही बयान आया था और अब सऊदी अरब से यह बयान आया है। इसके पहले जो रीबिल्डिंग की बात चल रही है कि गजा की जंग के बाद रीबिल्डिंग कौन करेगा, उसके लिए भी यूएई और सऊदी अरब ने यही शर्त रखी है कि फलस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाए। दूसरी जो शर्त है जिस पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है वो ये है कि जेरूशलम को राजधानी बनाया जाए फलस्तीन की। अब जेरूशलम में आप जानते हैं अल-अक्सा मस्जिद है और उस पर लगातार दावा कर रहा है इजराइल। इजराइल के जो राइट विंग के मिनिस्टर्स हैं वहां जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। जेरूशलम के इतिहास पर ढेरों किताबें हैं और जेरूशलम एक ऐसी जगह है जहां ईसाई भी अपना दावा करते हैं, मुसलमान भी दावा करते हैं, यहूदी भी दावा करते हैं। तो लंबे अरसे से, पिछले 700, 800, 1000 साल से जेरूशलम में अलग अलग जंग चल रही है। कभी किसी का कब्जा होता है, कभी किसी का कब्जा होता है। तो उस पूरी लड़ाई में सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क जब कहते हैं
कि जेरूशलम को हिस्सा होना चाहिए फलस्तीन का, तो जो हिस्टोरिकल दावा है वो दावा दोहराते हैं और इजराइल के सामने एक सीधी शर्त रखते हैं कि आपसे कोई रिश्ता तभी कायम होगा जब आप जेरूशलम को फलस्तीन को सौंपेंगे, जब जेरूशलम फलस्तीन की राजधानी बन जाएगा। तो ये बयान अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बयान है। लेकिन फिलहाल इन बयानात से अगर आगे चलें तो जंग के हालात लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर जो ब्रिटिश अखबार और बाकी अखबार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ है इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि अमेरिका, मैंने आपको बताया था, लगातार सीज फायर के लिए दबाव दे रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ब्लिंकन साहब इजिप्ट में हैं और ब्लिंकन साहब आए ही थे, उनके पहले एक और साहब आए थे, ये लोग आए ही थे सिर्फ इसलिए कि यहां पर सीज फायर का कोई ना कोई प्लान लागू कर दिया जाए। और ये कहा भी जा रहा था कि 2 जुलाई वाले प्लान पे काफी सहमति हो गई है। फिलाडेल्फी पर हमास ने भी मान लिया है कि चलो थोड़े दिन रहिए लेकिन कंप्लीटली पूरे टाइम तक आप नहीं रहेंगे, और सीज फायर के लिए अमेरिकी कोशिशें थोड़ी तेज हो गई थी। अब ये यूरोप के अखबार कह रहे हैं कि सीज फायर की कोशिशों को पंचर करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सारा कुछ कराया है। वो जानता था कि अगर प्रेशर पड़ेगा तो सीज फायर करना पड़ेगा, और अगर सीज फायर करना पड़ा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ करप्शन की ढेर सारी जांचें चल रही हैं। जो ही जंग खत्म होगी ये जांचें दोबारा शुरू होंगी, और चुनाव की मांग लगातार वहां पर चल रही है। लगातार होस्टेजेस की जो फैमिलीज थी वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। ये सारा कुछ जो चल रहा था, इससे ध्यान हटाने के लिए उसने ये सारा खेल जो रचा था उसको अंजाम दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्यादातर यूरोपीय अखबार कह रहे हैं। अमेरिका का भी कहना है, ब्लिंकन का बयान तो नहीं सीधा आया है, लेकिन ब्लिंकन ने भी कहा है कि जब हम करीब पहुंच रहे होते हैं सीज फायर के तो ऐसी कोई घटना हो जाती है। ब्लिंकन साहब को बताना चाहिए कि ऐसी कोई घटना किसी और ने नहीं, आपके दोस्त ने की है, इजराइल ने की है। और इजराइल लगातार ये कह रहा है कि आर्मी को हटाकर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए नॉर्थ में लगाएंगे। अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। इजराइल का जो तरीका है, खासतौर पर फलस्तीन से जो लड़ाई हुई या गजा के साथ जो लड़ाई हुई, उसमें तरीका यही है कि एरियल सुप्रीमेसी अपनी यूज करके, हवाई जहाजों का इस्तेमाल करके इलाकों को नेस्तनाबूद कर देना। लेकिन हमास के पास जिस तरह की मिसाइलें हैं जिनका उसने मुजाहिरा किया है पिछले दिनों में, उसमें इस तरह से एरियल सुप्रीमेसी आसानी से नहीं होने वाली। उसमें होगी जंग जमीन पर। और जो सैनिक पिछले 6-7 महीने से लगातार लड़ रहे हैं वो थके हारे जब यहां पर आएंगे, और ये भी मेरी एनालिसिस नहीं है, ये भी द गार्जियन ब्रिटेन का जो अखबार है उसकी एनालिसिस है, कि जब वो थके हारे आएंगे तो हिजबुल्लाह के साथ ग्राउंड पे लड़ाई करना उनके लिए इतना आसान काम नहीं होगा। इतना आसान ग्राउंड उनको नहीं मिलेगा जैसा उनको फलस्तीन में मिल गया। अब लगातार नेतन्याहू लगातार कह रहा है कि जो लोग नॉर्थ में जगह छोड़कर आए हैं, अपना घर छोड़कर आए हैं, आप जानते हैं लाखों लोग नॉर्थ में इजराइल छोड़कर अलग अलग इलाकों में आए हैं, उनको उनके घरों में वापस कराना हमारी प्रायोरिटी है। बहुत सीधा सा मामला है कि वो ये कह रहा है कि अब नॉर्थ में हिजबुल्लाह के साथ जंग करना उसकी प्रायोरिटी है। अब वो इस जंग में जाएगा। पहली उसने लड़ाई जो लड़ी है, मैं कहूंगा कि ठीक है, मान लीजिए कि वो लड़ाई जीत ली है, क्योंकि हिजबुल्लाह को नुकसान तो पहुंचा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30-32 लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हैं, और मोरेल भी टूटता है। जिस चीज से, मोबाइल से या फिर पेजर से आप लोग ऑपरेट करते थे, एक दूसरे को मैसेज भेजते थे, वो अब खतरनाक हो गया। जो बाकी पेजर्स होंगे उनके इस्तेमाल में भी डर लगेगा, तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यह समझना कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया है इन कुछ बमों से, यह भी अपने आप में एक दूसरी बेवकूफ़ी होगी। हिजबुल्लाह अपने तरीके से तैयारी कर रहा होगा। और आज की खबर है कि इतने सबके बावजूद सुबह उसने फिर से मिसाइलें फेंकी हैं, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, यह इजराइल का कहना है। हो सकता है 2 दिन बाद हमको खबर मिले कि कई लोग मारे भी गए हैं। यानी इन सारे हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह लड़ाई करना, लड़ाई के मैदान से भागने वाला नहीं है। और अब ईरान के लिए भी चुनौती है कि ईरान उसको उस तरह से सपोर्ट करे कि वो पूरी लड़ाई लड़ पाए। तो अब इजराइल बहुत सारी बातें कर रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को मारने की प्लानिंग थी जिसको विफल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो चीज लगभग इनएविटेबल हो गई है, जो चीज अब लगता है होगी ही होगी, वो है एक बड़ी जंग। और यही वो चीज है जिससे हमारे जैसे लोगों को डर लगता है कि बड़ी जंग अगर दूर तक गई, और खासतौर पर तब जब एक तरफ यूक्रेन रशिया वार दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अगर मिडिल ईस्ट में यह बड़ी वार होती है, तो इजराइल के लिए भी इतना आसान
नहीं होगा। आपने सेनाएं हटा ली हैं, साउथ से नॉर्थ में लेके आए हैं, थकी हुई सेनाएं हैं, जाहिर है साउथ में आक्रमण बढ़ेगा, हमास अपना आक्रमण तेज करेगा जब आपकी आर्मी नहीं होगी। यहां हिजबुल्ला अपनी लड़ाई करेगा, हूथी जितना कुछ कर सकता है करेगा ही, इराकी जो लड़ाके हैं वो भी करेंगे जितना कुछ कर सकते हैं, ईरान मदद करेगा। ये सारा खेल आप जानते हैं, इतने दिनों से सुनते देखते आप समझ चुके हैं कि जो ही ये लड़ाई तेज होगी या फुल ब्लोन वार होगा, खाड़ी में खतरा एक पैदा हो जाएगा, एक बड़ी लड़ाई का, और खाड़ी का खतरा कभी भी दुनिया का खतरा बन सकता है। तो आखिरी बात ये, कुल मिलाकर लब्बो लबाब ये कि इंटरनेशनल मंच पे लगातार इजराइल अकेला हो रहा है। यूएन में जिस तरह से उसके खिलाफ वोटिंग हुई है, जर्मनी ने जिस तरह से हथियार भेजने बंद किए हैं, जिस तरह से ब्रिटेन में यह बहस चल रही है कि हथियार भेजने बंद किए जाएं, ये इजराइल को पूरी दुनिया में अकेला कर रहा है। नंबर 1, हथियारों की सप्लाई अगर कम होगी, बंद होगी, तो उसके लिए लड़ना आसान नहीं होगा। नंबर 2 और नंबर 3 कि अगर यह लड़ाई बड़ी होती है तो जितने मोर्चों पर इजराइल को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उन सारे मोर्चों को संभालना भी उसके लिए आसान नहीं होगा। नेतन्याहू की गद्दी तो बच जाएगी, लेकिन इजराइल के लिए यह लड़ाई आसान नहीं होगी, बल्कि बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। हमारे जैसे लोग तो यही दुआ करेंगे कि किसी तरह से जंग टल जाए, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही, आगे भी डिटेल्स देता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहिए, दूर तक पहुंचाते रहिए, और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स देखिए या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें हमने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप जुड़ेंगे, आप मदद करेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तो हम भी लगातार हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।